जब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पार्कर ही है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के लोगों की याददाश्त से पीटर के वजूद को ही मिटा देते हैं, जिसकी वजह से इसका बेस्ट फ्रेंड नेड और उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी पार्कर को पूरी तरह भूल चुके होते हैं। पीटर न्यूयॉर्क शहर में एक गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगता है। इसके पास इन दोनों की यादों के अलावा एमजे के लिए लिखा हुआ एक लेटर भी होता है, जो वो एमजे को देकर एक्सप्लेन करना चाहता था कि आखिर वो और बाकी सब लोग पीटर को क्यों भूल गए। लेकिन वो एमजे को वो लेटर कभी दे नहीं पाता। लेकिन पीटर हमेशा इन दोनों को उनकी रील्स में देखता रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी पीटर बनकर न्यूयॉर्क के लोगों को क्रिमिनल से बचाने के लिए 24 आवर्स ड्यूटी पर रहता था। लेकिन इन सब के दरमियान वो अपनी एंट में की कब्र पर फ्लावर्स ले जाना कभी नहीं भूलता था। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं। फिर अचानक इसे एक मैसेज मिलता है कि एक टैंक शहर के बीचों बीच तेजी से चलता हुआ यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। इसे रोकने की कोशिश करते हुए लोगों की जान भी बचाता है। लेकिन तभी पनिशर भी इस टैंक को रोकने के लिए इस पर मिसल दाग देता है। इस ब्लास्ट की वजह से दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन लोगों की जान को खतरे में देखकर इसका रॉकेट लॉन्चर ही खराब कर देता है। तभी एनवाईपीडी की डिटेक्टिव डी वुल्फ को बताती है कि तुम्हें टैंक को बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले रोकना होगा, क्योंकि वहां बहुत सारे डेंजरस क्रिमिनल्स कैद हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद आखिरकार टैंक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर जैसे ही इस टैंक का हैच खुलता है, वहां अंदर एक बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान रह जाता है। असल में कोई टेलीपैथी के जरिए इस बूढ़ी औरत को कंट्रोल कर रहा था। तभी स्पाइडर देखता है कि कोई चीज इस बूढ़ी औरत के जिस्म से निकलकर एक गार्ड के जिस्म में दाखिल हो गई है। इतने में वो बूढ़ी औरत नॉर्मल हो जाती है और इसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो वहां कैसे आई। दूसरी तरफ एक दूसरी जेल में शिफ्ट किए जा रहे स्कॉर्पियन को ले जाने वाले गार्ड के अंदर वो माइंड जंपर पहुंच जाता है और इसे हुक्म देता है कि स्कॉर्पियन को जेल ले जाने के बजाय कहीं और ले जाओ। तो भी माइंड जंपर का पीछा करते हुए रूफटॉप पर पहुंच जाता है। स्कॉर्पियन वहां से ले जाया जा चुका था, लेकिन तभी माइंड जंपर के दिमाग में दाखिल हो जाता है, मगर पलक झपकते ही इसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। फिर जैसे ही इस टैंक में रखा हुआ बम लिस्ट होता है, वो गार्ड नॉर्मल हो जाता है। अब इस इनविजिबल प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए अलेना यानी ब्लैक विडो के ऑफिस जाता है। ब्लैक विडो उसे कुछ भी बताने से पहले कहती है कि कपड़े उतारकर पूल में आओ। तो अपने मास्क को छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतारकर पूल में उतर जाता है। फिर ब्लैक विडो उसे बताती है कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पर पहले भी 4 बार अटैक हो चुका है और कोई शख्स उन्हीं के 30 डिफरेंट एम्प्लॉइज की इस्तेमाल करके उनके सर्वर में दाखिल होकर नाम की किसी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इस बात का पता लगाने के लिए वहां से सीधा डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बिल से मिलता है। असल में बिल को खुद भी नहीं पता होता कि उन सब के पीछे कौन है और नाम की चीज क्या है, लेकिन को महसूस होता है कि जिस चीज के बारे में वो पूछ रहा है वो इसी बिल्डिंग में मौजूद एक बहुत बड़ी वॉल्ट के पीछे छुपी हुई है। इसके बाद एक कैफे में बैठकर सारी इन्फॉर्मेशन डी वुल्फ को दे रहा होता है। तभी अचानक इसके सामने इसका बेस्ट फ्रेंड नेड आ जाता है। पीटर को बिल्कुल पता नहीं था कि नेड न्यूयॉर्क वापस आ चुका है। इतने सालों के बाद नेड को अपने सामने देखकर पीटर खुद को रोक नहीं पाता और उसका पीछा करते हुए इसके अपार्टमेंट में चला जाता है। वहां नेड और एमजे न्यूयॉर्क वापस आने की खुशी में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। पीटर को नेड की वॉल पर से मुताल्लिक बहुत सारी रिसर्च नजर आती है। तभी नेड इसके पास आकर बताता है कि असल में वो सिर्फ से मिलना चाहता है, क्योंकि स्कूल के जमाने में ने कई बार उसकी जान बचाई थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने को ढूंढने के लिए एक स्पाइडर ट्रैकिंग ऐप भी बनाई है। तभी अचानक एमजे के सामने आ जाने पर पीटर घबराहट में वो फ्लावर्स उसे दे देता है जो वो अपनी एंट में की कब्र पर ले जाने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक लड़का आकर एमजे को किस करता है। ये मंजर देखकर पीटर बिल्कुल साकित खड़ा रह जाता है और खामोशी से इस पार्टी से निकल जाता है।
फिर वो बारिश में दौड़ता हुआ एमजे के साथ गुजारे हुए सारे लम्हात को याद करते हुए अपने घर वापस आ जाता है। पीटर का दिल इस कदर टूट चुका होता है जैसे सैकड़ों बिजलियां उसके दिल पर गिर गई हों। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इसके पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली हो जाती है। वो पूरी रात दर्द में गुजारता है। फिर सुबह जब वो जागता है तो खुद को मकड़ी के जालों में फंसा हुआ पाता है। जैसे ही वो इन जालों से बाहर निकलता है, वेब शूटर न होने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी इसका जिस्म खुद ही बायोलॉजिकल वेब बनाकर उसे गिरने से बचा लेता है। वो वापस अपने रूम में आकर देखता है कि पूरा घर जालों से भरा हुआ है। तो वो अपने ब्लड का टेस्ट करता है। टेस्ट के बाद इसका एआई सिस्टम उसे बताता है कि अचानक डीएनए से रिलेटेड साइडन हार्मोन्स में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑर्गेनिक वेब बनना शुरू हो गया है। साथ ही इसकी सेंसिंग एबिलिटी भी खतरनाक हद तक कई गुना बढ़ चुकी है। यह तब्दीली काफी अरसे तक अकेले रहने और खुशी से ज्यादा गम के हावी होने की वजह से हुई है। लेकिन मसला यह था कि ऑर्गेनिक वेब्स इसके मैकेनिकल वेब्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब वो अपने ऑर्गेनिक वेब को टेस्ट करने के लिए रूफटॉप पर आता है तो इसके हद से ज्यादा बड़े हुए सेंसस की वजह से छोटी से छोटी आवाजें भी इसे बहुत ज्यादा शोर की तरह सुनाई देने लगती है। इसका सर फटने लगता है। असल में उसकी सेंसस चारों तरफ से मुसलसल डेटा कलेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है। फिर वो अभी अपना ऑर्गेनिक वेब इस्तेमाल करना सीख ही रहा होता है कि उसे खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन दोबारा डैमेज कंट्रोल की बिल्डिंग में दाखिल होकर सब पर अटैक कर रहा है। अपने ऑर्गेनिक शूटर्स की मदद से लुढ़कता पड़ता हुआ स्कॉर्पियन तक पहुंच तो जाता है, लेकिन स्कॉर्पियन की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। फिर ज्यादा प्रेशर की वजह से साइडन हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी आंखें दोबारा काली हो जाती हैं। वो गुस्से में पागल होकर स्कॉर्पियन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी इसे पता चलता है कि स्कॉर्पियन भी इसी माइंड जंपर के कंट्रोल में था जिसे वो तलाश कर रहा था। जब नॉर्मल होता है तो उसे एहसास होता है कि स्कॉर्पियन को मारते वक्त गुस्से में उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी जख्मी कर दिया था। अपनी इस हरकत की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान होता है। इसके बाद जिस्म में हो रही उन अचानक तब्दीलियों को रोकने या सप्रेस करने का तरीका तलाश करने के लिए अपना नाम छुपाकर प्रोफेसर ब्रूस के पास जाता है, क्योंकि ब्रूस ने एक ऐसा इनहिबिटर बनाया था जो गैमा रेडिएशन को सप्रेस करके डीएनए को नॉर्मल रखता था। इसी डिवाइस को ब्रूस अपने जिस्म पर बांधे रखता था और यही इसे हल्क बनने से रोकता था। पीटर को ब्रूस से पता चलता है कि ऐसा इनहिबिटर भी बनाया जा सकता है जो न सिर्फ गैमा रेडिएशन को रोक सके बल्कि म्यूटेंट लोगों के जिस्म में मौजूद म्यूटेंट डीएनए को सप्रेस करके उन्हें नॉर्मल कर सके। इसके बाद पीटर घर वापस आकर इनहिबिटर का एक प्रोटोटाइप बनाता है और इसे टेस्ट करता है, लेकिन वो स्पाइडन के बड़े हुए हार्मोन्स को ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पाता और ज्यादा हीट होने की वजह से खराब हो जाता है। इसी वक्त माइंड जंपर एक शख्स के जिस्म में दाखिल होकर के सामने आता है और इसे वार्निंग देता है कि वो बार बार उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि उसे जो चीज चाहिए वो हर हाल में हासिल करके रहेगा। इसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी माइंड जंपर इसे बताता है कि वो जानता है कि पीटर पार्कर ही है। इस वक्त माइंड जंपर इसी के घर में मौजूद वो लेटर पढ़ रहा होता है जो पीटर ने अपनी गर्लफ्रेंड एमजे के लिए लिखा था। अब माइंड जंपर को की वीकनेस मिल चुकी थी। वो मुख्तलिफ लोगों के बॉडीज में जंप करता हुआ एमजे के घर की तरफ तेजी से बढ़ जाता है, भी इसे रोकने के लिए इसके पीछे निकल पड़ता है। इसी दौरान अपने एआई सिस्टम की मदद से यह मालूम कर लेता है कि माइंड जंपर सिर्फ 33 फीट की डिस्टेंस तक ही किसी इंसान के बॉडी में एंटर कर सकता है। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हो तो वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। एमजे तक जल्दी पहुंचने के लिए माइंड जंपर एक हेलीकॉप्टर ले लेता है, लेकिन इसका पीछा करते हुए इसे इसी हेलीकॉप्टर के साथ कई फीट ऊपर अपने वेब की मदद से बांध देता है। इसके बाद सीधा एमजे के घर जाता है और बड़ी मुश्किल से इसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। दोनों फिर एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर रुक जाते हैं। वहां अचानक एमजे को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो को पहले से जानती है।
तो वो का आधा मैस्क उठाती है और उसे पहले की तरह किस करती है। फिर पूरा मैस्क हटाकर उसे पहचान लेती है कि वो पीटर है। पीटर अपने प्यार को वापस पाकर उसे गले लगा लेता है और ऊपरता है। तभी अचानक इसे पता चलता है कि माइंड जंपर ने एमजे को कंट्रोल किया हुआ था। ये जानकर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसका एक बार फिर इस पर हावी हो जाता है। वो गुस्से में एमजे की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और उसके अंदर मौजूद माइंड जंपर से कहता है कि वो एमजे के बॉडी को छोड़ दे। लेकिन तभी माइंड जंपर को किक मारकर एमजे के जिस्म को बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है और खुद भी इसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तब भी इसे बचाने के लिए इसके पीछे जंप कर जाता है और जमीन से टकराने से पहले ही एमजे को बचा लेता है। लेकिन इस शदीद झटके की वजह से एमजे बेहोश हो जाती है। तभी माइंड जंपर किसी दूसरे शख्स के बॉडी में दाखिल होकर उनके पास आ जाता है। एमजे को खतरे में देखकर उसकी बात मान लेता है कि वो दोबारा कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। चुनांचे वो और एमजे को छोड़कर जैसे ही गाड़ी में बैठता है, इसी वक्त को इसी गाड़ी में मौजूद माइंड जंपर की एक झलक नजर आती है। असल में वो एक लड़की थी। अब एमजे को सेफ रखने के लिए उसे सीधा पनिशर के हाइडआउट पर ले जाता है, जो मुकम्मल तौर पर ट्रैप्स से भरा हुआ था। एक एक करके इसके तमाम ट्रैप्स से एमजे को बचाता हुआ आखिरकार पनिशर तक पहुंच जाता है। वहां और पनिशर के दरमियान काफी बहस होती है। आखिरकार पनिशर एमजे को कुछ वक्त के लिए वहां रहने देने पर राजी हो जाता है। फिर माइंड जंपर से मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए एमजे को बताता है कि अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि वो एक टेलापैथ है और इसका नाम जीन ग्रे है। इसके बाद रात को जब दोबारा इनहिबिटर बना रहा होता है तो ज्यादा हीट होने की वजह से इसमें फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो एमजे डिवाइस के गर्म होने की वजह मालूम कर लेती है। असल में के गागल्स से निकलने वाली फील्ड इनहिबिटर की फील्ड से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार गर्म हो रहा था। इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके उसे दोबारा टेस्ट करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो बढ़े हुए स्पाइडन हार्मोन्स को कम करता है, इसी वक्त के सर का दर्द भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वो जीन ग्रे को नॉर्मल करने के लिए एक और इनहिबिटर बनाता है और उसके बारे में पनिशर को भी बता देता है। लेकिन तभी का सिस्टम जीन को डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे डिटेक्ट कर लेता है। फौरन उसके पीछे निकल जाता है। तो एमजे पनिशर से कहती है कि जैसे ने तुम्हारी हेल्प की थी, वैसे ही तुम्हें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। जीन के डिपार्टमेंट पर अटैक करने की वजह से बिल अपने साथियों को एक सेफ रूम में जमा कर लेता है। फिर जीन के सर्च करने के बावजूद जब नहीं मिलता तो वो बिल को पर बताता है कि ये सिक्योरिटी डोर उन लोगों को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी कोई चीज इस डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। इतने में वहां पहुंचता है और पूरे ऑफिस को तबाहाल देख ही रहा होता है कि जीन इसके सामने आ जाती है। वो उसे थ्रेटन करते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र नहीं है। इस पर कहता है तुम अब इस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन तभी जीन प्रोफेसर ब्रूस का टूटा हुआ इनहिबिटर को दे देती है। इसी वक्त हल्क को जोरदार टक्कर मारता है और इस पर हावी होने लगता है। इसी दौरान पनिशर वहां पहुंचकर हल्क पर गोलियां बरसाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए एक थर्माइट चार्ज और शाखों प्रोड्यूस करने वाला ग्रेनेड इसकी तरफ फेंकता है। इसके शॉक से हल्क पीछे जाकर गिर जाता है और जीन इसके दिमाग से बाहर निकल जाती है। वो दोबारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हल्क उसे अपने अंदर दाखिल होने नहीं देता, तो अपना प्लान बदलता है। वो पनिशर से कहता है कि पहले इनहिबिटर हल्क पर लगाकर उसे काम किया जाए, इसके बाद ही जीन को कैप्चर किया जाए। चुनांचे हल्क को कंट्रोल करने और पनिशर जीन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जीन पलक झपकते ही पनिशर के माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेती है। दूसरी तरफ हल्क से दोबारा ब्रूस बन चुके प्रोफेसर को अपना इनहिबिटर देता है। ब्रूस जैसे ही इसे अपने ऊपर लगाने वाला होता है, तभी इसके अंदर मौजूद हल्क दोबारा इस पर हावी होना शुरू हो जाता है। तो ब्रूस से फौरन वहां से चले जाने के लिए कहता है
और अब हल्क अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ चुका था। हल्क से दूर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हल्क इसे लेकर बिल्डिंग से बाहर जंप कर जाता है। उसे वही बिल्डिंग के बाहर अपने वेब से बांध देता है। फिर उसकी कमर पर चढ़कर इनहिबिटर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क की मोटी स्किन की वजह से वो इसे लगा नहीं पाता। तो हल्क बिल्डिंग की वॉल तोड़ते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे जंप कर जाता है, लेकिन शॉकवेव का एक जोरदार पैंच मारकर उसे वापस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देता है। बहुत ज्यादा वेट के प्रेशर की वजह से हल्क कुछ देर के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर भी हल्क को पकड़कर उसे मारने लगता है। जब को लगता है कि अब इसका एंड करीब है, तब वो हल्क से कहता है, ब्रूस, मैं पीटर हूं, तुम्हारा दोस्त। ये सुनते ही हल्क थोड़ा रुक जाता है और अपना चेहरा सामने मौजूद मिरर में देखता है। फिर वो को छोड़कर पीछे हट जाता है, लेकिन इसके जिस्म पर बंधे हुए वेट्स की वजह से हल्क इस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जीन पनिशर की मदद से इस डोर को ब्लेस्ट करके खोल देती है, जहां बिल अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था। जीन अंदर आती है और बिल से सिर्फ एक सवाल करती है, वो कहाँ है? तभी जीन की गर्दन पर इनहिबिटर लगाकर उसकी पावर्स को रोक देता है। मौका का फायदा उठाते हुए बिल जीन को बेहोश होने से पहले स्पाइडरमैन के सामने एक नाम लेती है, सीरा। इसके बाद स्पाइडरमैन बिल से सीरा के बारे में पूछता है, तो बिल बताता है कि सीरा पहले इसी के साथ काम करती थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। बिल आगे बताता है कि जैन को रोकने वाला इनहिबिटर लगाने से पहले वो इसके दिमाग में गई थी और उसने सीरा को ही देखा था। इसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को वापस इसके घर छोड़ने के लिए जैसे ही इसके पास आता है, तो वो देखता है कि एमजे ने इसका लिखा हुआ लेटर पढ़ लिया। अब अपनी असल हकीकत सामने आने की वजह से स्पाइडरमैन को एमजे के साथ गुजारे हुए अपने सारे लम्हात को कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो अपना मास्क उतार देता है। एमजे को याद आ जाता है कि ये वही शख्स है जो पार्टी में आया था और कई बार कॉफी शॉप में कॉफी पीने भी आया था। तो पीटर एमजे से कहता है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तभी एमजे उसे रोक देती है और कहती है, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ कोई भी लम्हा अब मुझे याद ही नहीं। इसकी बात सुनकर स्पाइडरमैन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो भारी दिल के साथ एमजे को उसके घर वापस छोड़ देता है। फिर एमजे से नीड से मिलने के लिए कहती है। स्पाइडरमैन नीड से मिलता है और उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करता है। फिर जब नीड स्पाइडरमैन के लिए कुछ खाने को लेने जाता है, तो एमजे स्पाइडरमैन से कहती है कि तुम्हें नीड को सच बता देना चाहिए। तो स्पाइडरमैन कन्फेस करता है कि जब जैन एमजे के दिमाग के अंदर थी, तो उसने इसे किस किया था। इस बात पर एमजे कहती है, इस वक्त का मुझे कुछ भी याद नहीं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात सुनकर स्पाइडरमैन को बिल पर शक होता है, क्योंकि बिल ने ही इसे बताया था कि जैन एमजे के दिमाग में घुसकर सैम को देख चुकी है। लेकिन जैन जब भी किसी शख्स को कंट्रोल करती है, तो इस शख्स को इस दौरान की कोई बात याद ही नहीं रहती, और इस बात की तस्दीक एमजे भी कर देती है। फिर स्पाइडरमैन फौरन ब्लैक विडो को वीडियो कॉल करता है और इसे सारी बात बताने के साथ साथ बिल के झूठ के बारे में भी बताता है। तो ब्लैक विडो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के सर्वर को हैक करके ये पता लगा लेती है कि सीरा जैन की बहन है और उसके पास भी जैन जैसी ही पावर्स हैं, और डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे पहले ही अपनी कस्टडी में ले रखा था। अब जाकर स्पाइडरमैन को सारी बात समझ आती है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में जैन तो अपनी बहन को छुड़वाना चाहती थी। ये समझते ही वो इसे बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बेहोश पड़ी जैन को अपनी बहन के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आने लगते हैं, जब सीरा उसे माइंड जंप करना सिखा रही होती है। साथ ही इसे ये भी याद आता है कि उन्हीं पावर्स की वजह से उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन तभी बिल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और सीरा को पकड़ लेता है। इससे पहले कि जैन अपनी बहन के सामने पहुंच पाती, सीरा खुद जैन को कंट्रोल करके उसे वहां से दूर ले जाती है
और बिल सीरा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर जब जैन को होश आता है तो वो खुद को एक रूम में चेयर से बंधा हुआ पाती है। इसकी गर्दन पर अब इनहिबिटर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। वहीं इसे अपनी बहन का एक हेयर बैंड नजर आता है, तो जैन दोबारा बिल से पूछती है कि इसकी बहन कहाँ है। बिल खामोशी से उठता है और वहां से चला जाता है। असल में वो जैन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था, जिसके लिए बिल ने उसके इनहिबिटर की पावर थोड़ी सी कम कर दी थी। लेकिन बिल के जैन से 35 फीट से ज्यादा दूर होने की वजह से जैन इसके अंदर माइंड जंप नहीं कर पाती। इसके बाद बिल जैन की पावर्स की लिमिट देखने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पनिशर भी स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। उधर स्पाइडरमैन बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन जब गार्ड्स इसे रोकने के लिए इस पर गोलियां चलाते हैं तो वो उनसे फाइट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वहीं एक्सपेरिमेंट के दौरान जैन की नजर अपने सर के ऊपर लगे वेंटिलेशन सिस्टम की विंडो पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है। जैन को समझने में देर नहीं लगती कि इसकी बहन इसी रूम में थी, और आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो इसी वेंटिलेशन विंडो पर लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी बहन की मौत हो चुकी है। ये बात जैन को बहुत ज्यादा सैड और एंग्री कर देती है। इसकी पावर फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके अंदर से एक बहुत तेज शॉक वेव निकलती है, जो पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान को फ्रीज कर देती है। लेकिन पनिशर इस रेंज से बाहर रहता है। इसके बाद जैन अपनी गर्दन पर लगा इनहिबिटर निकालकर तोड़ देती है। ठीक इसी वक्त स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है, लेकिन इसका सामना द हैंड ग्रुप के निंजा से होता है। तो स्पाइडरमैन उनके जरिए जैन को बताता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो इसे बचाने आया है। इस पर जैन इससे कहती है देर हो गई, और इतना कहते ही वो निंजा से स्पाइडरमैन पर अटैक करवा देती है। फिर जैन बिल को अपने सामने एक चेयर पर बांध देती है। वहीं जब स्पाइडरमैन निंजा से हार जाता है तो वो अपना मास्क उतार देता है। तब जैन इसे बताती है कि इसके स्पेशल होने की वजह से होने वाले नुकसानात क्या है। वो कहती है कि अब ना उनका कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड। फिर वो स्पाइडरमैन से पूछती है, आखिरकार तुम कौन हो? स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर। तो पीटर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए अपना इनहिबिटर हटा देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद दोबारा पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली हो जाती हैं। फिर वो कहता है, मैं दोनों हूं। और इससे पहले कि निंजस उसे जान से मार पाते, वो पलक झपकते ही सबको अपने वेब में बांध देता है और दरवाजा तोड़ते हुए जैन के सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पनिशर जैन को मारने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर जाकर अपनी स्नाइपर राइफल से इस पर एम कर लेता है। उधर जैन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी शॉक वेव का रेंज भी मुसलसल बढ़ने लगता है। तो स्पाइडरमैन जैन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे भी फ्रीज कर देती है। और इस बार ज्यादा पावर होने की वजह से वो स्पाइडरमैन के माइंड में भी दाखिल हो जाती है। वहां से एंट में पीटर को समझाते हुए नजर आती है, और जैन देखती है कि पीटर की जगह वो खुद बैठी हुई है। एंट में इसे एहसास दिलाती है कि वो बहुत स्पेशल है, और इसी वजह से इसकी लाइफ में बहुत से यूपीएस एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स और मजबूरियां आएंगी। लोगों का रवैया भी इसके साथ दरिंदों जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर की गुडनेस कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से वो कभी अलोन नहीं होगी। ये कहते हुए एंट में जैन को हक कर लेती है। इसके बाद जब पीटर एंट में की जगह बैठकर जैन से बात करता है, तो जैन समझ जाती है कि पीटर ने भी अपनी एंट को खोया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जैन ने अपनी बहन को खोया है। अब इससे पहले कि सब कुछ ठीक हो पाता, पनिशर जैन पर फायर कर देता है, जिसे पीटर की फौरन भांप लेती है। तो स्पाइडरमैन जैन को बचाने के लिए वो गोली खुद अपने ऊपर ले लेता है। इससे जैन को बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसकी शॉक वेव का रेंज खत्म हो जाता है। गोली लगने की वजह से स्पाइडरमैन जमीन पर गिर जाता है
और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो शायद अब नहीं बच पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो जैन को समझाता रहता है, तो जैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अनकॉन्शियस नहीं होने देती। इसके बाद पनिशर को हॉस्पिटल ले जाता है। पूरा न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन के जल्द रिकवर होने के लिए दुआ करता है। जैन स्पाइडरमैन के माइंड के अंदर रहकर उसे बचाने की कोशिश करती रहती है, यहां तक कि आखिरकार उसे कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पनिशर इसके पास बैठा होता है और अपने किए हुए कामों के लिए से अपोलोजाइज करता है। अब चूंकि स्पाइडरमैन का सूट बुरी तरह फट चुका होता है, तो पनिशर उसे एक आइडिया देता है। पीटर इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जबकि पनिशर खुद इसका मास्क पहनकर मेडिकल रूम की विंडो से बाहर मौजूद क्राउड की तरफ हाथ हिलाकर उन्हें के रिकवर होने का सिग्नल देता है। पीटर के ठीक होने की खबर मिलती है, जो उसकी रिकवरी की निशानी होती है। पीटर अपने लिए इतने सारे लोगों को वहां मौजूद देखकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ एमजे एक छत पर बैठी होती है और उसके गले में वही नेकलेस होता है जो कभी पीटर ने इसे दिया था। इसके बाद जीन खामोशी से एक बस में बैठती है और न्यूयॉर्क छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ पीटर अपनी एंट की कब्र के सामने खड़ा होकर अहद करता है कि अब वो अपनी जिंदगी तन्हाई में नहीं गुजारेगा। फिर डीडब्ल्यू को बताता है कि बिल फरार हो गया है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की तमाम पुरानी फाइल्स को चेक करके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगले दिन जब पीटर अपनी एंट के लिए फ्लावर्स लेने जाता है, तो कैफे में उसकी मुलाकात नेड से हो जाती है। पीटर रुक जाता है और फिर वापस नेड के पास जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन पीटर के तौर पर करवाते हुए हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नेड का हाथ भी वैसे ही मूव करने लगता है जैसे वो पहले पीटर के साथ हैंडशेक करते वक्त किया करता था। दोनों के दरमियान एक परफेक्ट हैंडशेक होता है। तभी नेड के अंदर से एक आवाज आती है और वो कहता है, पीटर। इसका मतलब था कि नेड को आहिस्ता आहिस्ता पीटर से जुड़ी अपनी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी थी। इसके बाद सीन में नेड का बनाया हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में नजर आता है। और आखिर में स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, विल बी बैक, यानी दोबारा वापस आएगा। और उसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।